Dear students, today we are going to start new chapter structure of atom. हमने लास्ट चैप्टर में मैटर के रिगार्डिंग स्टडी किया था। मैटर को हम केमिकली क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फर्दर हमने क्लासिफाई किया था एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? एलिमेंट उन पार्टिकल से बना हुआ है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, लेकिन कंपाउंड्स के पार्टिकल्स को आप केमिकली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर जो एलिमेंट के पार्टिकल्स हैं उनको न्यूक्लियर मेथड का यूज कर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के पार्टिकल हमने डिस्कवर किए विद टाइम। अराउंड 30 पार्टिकल एटम्स के अंदर प्रेजेंट हैं। हम 3 पार्टिकल्स के रिगार्डिंग स्टडी करने जा रहे हैं यहां पर, और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम यहां पर स्टडी करेंगे। उनकी डिस्कवरी कैसे हुई उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू चार्ज एंड मास। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 पावर इज टू -19 कूलम। नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज। अदर यूनिट की फॉर्म में ये वैल्यू है 4.8 इंटू 10 पावर इज टू -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। नॉर्मली हम ये बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम मास का कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। जब हम मास नंबर को कंसिडर करते हैं तब हम रिलेशनशिप क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वहां पर हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास तो है लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। एक्चुअल में ये कितना है? हाइड्रोजन एटम के मास के कंपैरिजन में ये अप्रोक्सीमेटली 1/1800 है। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिडर करें, इनका जो मास है वो नियर बाय सेम है, और इसके मास को हम क्या बोलते हैं? 1 AMU इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ग्राम के टर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.67 इंटू 10 पावर इज टू -24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ग्राम के टर्म में कितना है? 9.1 इंटू 10 पावर इज टू -28 ग्राम। तो न्यूमेरिकल्स में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये मास वैल्यू आपको याद रखनी होगी। मोस्टली न्यूमेरिकल में ये मास वैल्यू आपको दी होंगी। क्लियर? अब हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये ग्लास ट्यूब है,
जिसके साथ हमने वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया हुआ है। और इसको हमने 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया हुआ है। और ये इलेक्ट्रोड हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट। अगर हम यहां पर गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखते हैं तो उस केस में हम देखते हैं यहां पर कुछ कंडक्शन नहीं हो रहा। अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर लाइट प्रोड्यूस होना स्टार्ट। डेली लाइफ में भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम यहां पर नियर बाय हाई वोल्टेज सोर्स प्लेस कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि एयर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। जो घर पर हम ट्यूब यूज करते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है, लेकिन उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में काफी कम है। तो जब आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो यहां पर लाइट प्रोड्यूस होगी। तो हम ये कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं, मान लीजिए हमने 1/10 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो उस केस में लाइट प्रोड्यूस होगी। लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मीनिंग यहां पर कंडक्शन हो रहा है। अगर हम फर्दर प्रेशर डिक्रीज करें तो क्या होगा, 1/100 एटमॉस्फेयर पर हम ऑब्जर्व करते हैं लाइट डिसअपियर हो जाती है। बट एंड अपोजिट टू कैथोड शो ग्रीनिश ग्लो। जो कैथोड के अपोजिट एंड है वो ग्रीनिश ग्लो शो कर रहा है। अब ये ग्रीनिश ग्लो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड। कैथोड साइड से जो रेज आ रही हैं वो ग्लास ट्यूब को स्ट्राइक कर रही हैं, इसलिए ग्लास ट्यूब ग्रीनिश ग्लो शो कर रहा है। और इन रेज को हमने नाम क्या दिया, कैथोड रेज, क्योंकि ये किस साइड से आ रही हैं, कैथोड साइड से आ रही है। तो अब हमने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। 1 एटमॉस्फेयर पर गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। 1 एटमॉस्फेयर पर जो पार्टिकल डेंसिटी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट वॉल्यूम, वो ज्यादा होंगे। तो जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो पर पार्टिकल को कम एनर्जी मिल रही है। ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाने में, फ्री कर पाने में, इसलिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब तक हम मेटेलिक वायर को टच नहीं करते हैं तब तक हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। अगर हम प्रेशर फर्दर रिड्यूस करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, तो पर पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी मिलेगी जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पा रही है। और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो उस केस में वो लाइट प्रोड्यूस करेंगे, जैसा हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। अगर हम प्रेशर फर्दर डिक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी कम हो जाएंगे।
तो पर पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी इतनी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल में से फ्री कर पा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में अपोजिट एंड को स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मीनिंग कैथोड रेज क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम है एक्चुअल में वो क्या है, कैथोड रेज। क्लियर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जब हमने कैथोड रे की डिस्कवरी की तो हमने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेस पर हमने इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड की। प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, अगर हम कैथोड रे के रास्ते में कुछ भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें जो नॉन ट्रांसपेरेंट हो, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की शैडो बन रही है। तो ये कंफर्म करता है कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, कैथोड रे पार्टिकल से बनी हुई है। ये हमें कैसे पता चला, जब हम एक रोटर जिसके ऊपर हमने ऐसा मटेरियल यूज किया हुआ है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, कैथोड रेज के रास्ते में रख रहे हैं, तो ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है। कोई भी बॉडी तभी मूव होती है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। और फोर्स कौन अप्लाई कर सकता है, जिसके पास क्या हो, मास हो। क्योंकि ये रोटर को मूव करवा पा रहा है, इससे कंफर्म हो रहा है इसके पास मास है, और जिसके पास मास होगा उसे हम क्या कहेंगे, पार्टिकल्स। क्योंकि मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। अब यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं। जब हम इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होते हैं। अब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, जैसे आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो ये डिफ्लेक्ट होंगे। मान लीजिए आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, तो उस केस में ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मीनिंग इन पार्टिकल के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं। ऐसे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है ये चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं। प्रोड्यूस X-rays when strike मेटल सरफेस। जब कैथोड रे को हम मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। आप चाहे डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हर केस में जो कैथोड रेज का पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज है, उसके पास मास भी सेम है। इसके बारे में हमें कैसे पता चला, जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो जो डिफ्लेक्शन का लेवल था वो सेम था।
अगर मास चेंज होता है तो डिफ्लेक्शन का लेवल चेंज हो जाता है, चार्ज चेंज होगा तब भी डिफ्लेक्शन का लेवल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन हर केस में आपको जो डिफ्लेक्शन का लेवल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मीनिंग कैथोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैस से। प्रोड्यूस सेंटिलेशन, सेंटिलेशन का मीनिंग है ब्राइट स्पॉट व्हेन स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन एक्चुअल में एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जब इसके ऊपर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वहां पर ब्राइट स्पॉट बनता है, रिमेनिंग पोर्शन पर कोई ब्राइटनेस नहीं होगी। इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक ऐसा मटेरियल हमने प्लेस किया होता है जिस पोर्शन के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है वहां पर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, रिमेनिंग पोर्शन पर कोई चेंज नहीं आता। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ इंपैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। पहले हम फोटोग्राफिक के लिए चिप का यूज नहीं करते थे, एक फिल्म यूज करते थे जिसे हम नेगेटिव बोलते थे। एक्चुअल में वो क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। कैथोड रेज ionize the gas through which it pass। जिस भी गैस में से हम कैथोड रेज को पास करेंगे उसको ये आयन में कन्वर्ट कर देगी। कैथोड रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, अगर ये गैस पार्टिकल को स्ट्राइक करते हैं ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, उसको आयन में कन्वर्ट कर देगी। इसलिए ये गैस को क्या करती है, आयोनाइज करती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टी। अब हमें पता है मैटर क्या है, न्यूट्रल। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमने डिस्कवर कर लिए तो वहां पर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी होने चाहिए। तो साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुए, तो फिर पॉजिटिव पार्टिकल को फाइंड आउट करने के एफर्ट्स पुट किए गए। गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन की और उसका यूज कर उसने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई। गोल्डस्टीन ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की, जो कैथोड था उसको परफोरेटेड ले लिया, इसका मीनिंग उसके अंदर होल्स प्रेजेंट है। अब सेम जो हमने कैथोड रेज के केस में फॉलो किया था यहां पर भी हमने फॉलो किया। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर हमने ऑब्जर्व किया, यहां पर कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसका मीनिंग यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो रहा है। अब हमने प्रेशर 1/10 एटमॉस्फेयर किया तो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और जो लाइट का कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट गैस के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, तो जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर एक्साइटेशन एनर्जी डिफरेंट होगी तो लाइट का कलर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हम प्रेशर को फर्दर 1/100 एटमॉस्फेयर कर रहे हैं तो लाइट डिसअपियर हो जाती है। लेकिन ये जो एंड एनोड से अपोजिट है, कैथोड वाला जो एंड है वहां पर ग्रीनिश ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर हमने अज्यूम किया कि एनोड साइड से कुछ रेज आ रही हैं जो यहाँ ग्लास ट्यूब को स्ट्राइक कर रही हैं और ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए उनका नाम क्या होना चाहिए, एनोड रेज। और रास्ते में हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पोर्शन इनविजिबल है
तो कैथोड रेज भी इनविजिबल होती हैं, एनोड रेज भी क्या है, इनविजिबल। वैक्यूम पंप का यूज कर कर हम प्रेशर को चेंज करते हैं। एक्चुअल में एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट ही नहीं होती, इसलिए उनका नाम चेंज कर दिया गया। उनको क्या कहा जाता है, कैनाल रेज, एक टाइप की कैनाल। कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बाय स्ट्राइक ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, ऑन गैस पार्टिकल्स। जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कैथोड रेज स्ट्राइक करेगी, मींस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे। अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली हुई है, पहले हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो रही है, फिर H+ और फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो H+ है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो एनोड रेज या कैनाल रेज है वो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। कोई भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, वो पॉजिटिव पार्टिकल को इमिट नहीं कर सकता है, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है। तो कैथोड रेज कैथोड पर भी प्रोड्यूस होती हैं, साथ में इस कंडीशन में भी प्रोड्यूस होती हैं, जब भी कैथोड रेज किसी गैस पार्टिकल को स्ट्राइक करेंगी उसको आयनाइज कर देंगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये किसका पार्ट हो जाएंगे, कैथोड रेज का। तो हम ये कह सकते हैं कैथोड रेज कैथोड पर भी प्रोड्यूस होती हैं और बिटवीन में भी प्रोड्यूस होती हैं, जबकि एनोड रेज एनोड पर प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, सिर्फ कैथोड रेज की स्ट्राइक की वजह से प्रोड्यूस हो रही है ऑन गैस पार्टिकल्स। अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली है तो H पॉजिटिव बनेगा, अगर आपने हीलियम गैस ली है तो हीलियम मोनो पॉजिटिव बन जाएगा। क्या इन दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मास सेम है, चार्ज सेम है? तो यहां पर इसका मास 1 यूनिट है, इसका मास क्या है, 4 यूनिट है। इसका चार्ज 1 यूनिट, इसका भी चार्ज क्या है, 1 यूनिट। तो क्या दोनों का E/m रेशियो सेम होगा? तो यहां पर E/m रेशियो सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं एनोड रेज के केस में जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसके ब्याह पर हम कह सकते हैं एनोड रेज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज और कैथोड रेज सिमिलर है, लेकिन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। कुछ प्रॉपर्टीज सेम भी हैं, जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वैसे एनोड रेज भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैथोड रेज मास से बनी हुई है, मूविंग पार्टिकल से बनी हुई है, एनोड रेज भी किससे बनी हुई है, मूविंग पार्टिकल से। कैथोड रेज के पास जो चार्ज है वो नेगेटिव है, जबकि यहां पर क्या है, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन है कैथोड रेज के रिस्पेक्ट में यहां पर क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि यहां पर चार्ज भी क्या है, अपोजिट है। तो ये कुछ डिफरेंस है कैथोड रेज और एनोड रेज में। सबसे मेन डिफरेंस आपको E/m रेशियो का ध्यान रखना है, और कैथोड रेज एनोड रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? अगर किसी सब्सटेंस से बिना हीट किए किसी भी टेम्परेचर पर रेडिएशन अपने आप निकले तो उसे हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। द स्पॉन्टेनियस emission of radiation from a substance is called radioactivity and substance is called radioactive substance। यूरेनियम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। घर पर अगर हम तवा यूज करें और उसको हीट करें और कुछ भी बेक ना करें तो हम देखेंगे कुछ देर के बाद वहां से रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, रेडिश हो जाएगा वो। तो ये कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है।
जब अपने आप कहीं से रेडिएशन निकले तो उसे हम कहेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब जब रेडिएशन निकलते हैं तो उसका रीजन क्या है? एक्चुअल में मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल भी किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये कुछ रेडिएशन रिलीज करता है, अल्फा बीटा एंड गामा, ताकि ये स्टेबिलिटी को फिर से अचीव कर पाए। तो इसको हम डिटेल में हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। अभी हम जस्ट ब्रीफली अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। 3 टाइप की रेडिएशन है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा रेज एक्चुअल में स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस है। बीटा पार्टिकल्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम है। गामा हाई एनर्जी एक्स रेज है। इसको हेनरी बैक्वेल ने डिस्कवर किया था, बाद में मैडम क्यूरी ने इसको डिटेल स्टडी की थी। तो जब हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इन रेडिएशंस को पुट करते हैं तो उस केस में जो रेडिएशंस हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। डेली लाइफ में भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम एक्सरे करवाना होता है हमें, तो वहां पर एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए हम रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं। आउट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, यहाँ पर जो एनर्जी का ऑर्डर है वो है गामा की सबसे ज्यादा, देन बीटा, देन अल्फा। पेनिट्रेशन पावर के बारे में पूछा जाता है। पेनिट्रेशन पावर का मीनिंग क्या है? पेनिट्रेट का मीनिंग है अगर आप किसी भी मास को दूसरे मास से हिट करेंगे, दूसरा मास उसके अंदर कितना एंटर कर सकता है, उसे हम कहेंगे पेनिट्रेशन। और जिस हिटिंग पार्टिकल की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा इनसाइड जा सकता है। अगर आप एक स्टोन थ्रो करते हैं तो वो कम अंदर जाएगा, अगर आप बुलेट फायर करेंगे तो उस केस में वो ज्यादा इनसाइड जा सकती है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी गामा की, देन बीटा, देन अल्फा। अगर कहीं पर रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट हो तो उस केस में गामा रेज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है और सेल की एनर्जी को चेंज कर सकती है। अगर सेल की एनर्जी चेंज होगी तो उस केस में म्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा, मींस ट्यूमर बन सकता है, कैंसर हो सकता है। इसलिए हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल से दूर रहना चाहिए। अब हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली है, तो इसके बाद क्वेश्चन ये अराइज हुआ, एटम में इन पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है? तो इनकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इमेजिनेशन दी गई, कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेस पर मॉडल प्रपोज किए गए। फर्स्ट मॉडल था जे जे थॉमसन प्लम पोडिंग मॉडल। जे जे थॉमसन ने कहा कि अपनी इमेजिनेशन के बेस पर जो एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, जस्ट लाइक प्लम इन पुडिंग। जैसे खीर में आप किशमिश वगैरह डाल देते हैं तो उस टाइप में एम्बेडेड है। या फिर हम इसको वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। तो जैसे सीड एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में, वैसे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ये मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, रदरफोर्ड ने जो अल्फा रेस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसकी जो आउटकम थी उससे ये मैच नहीं हो पाया, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया। रदरफोर्ड अल्फा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की हेल्प से उसने अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को ऑब्टेन किया और सेपरेट किया अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल हैवीएस्ट पार्टिकल है आउट ऑफ दीज, तो इसलिए उसने थिन फाइल ऑफ गोल्ड के ऊपर अल्फा पार्टिकल रेज को बम्बार्ड किया। तो उसने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं।
अगर आप गोल्ड फॉइल को रखें या ना रखें, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 99% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना डिफ्लेक्शन के फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ब्राइट स्पॉट से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी पार्टिकल ने स्ट्राइक किया या नहीं किया। हम अल्फा रे को थिन फॉइल ऑफ गोल्ड के बिना स्ट्राइक करवाते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। जहां पर ये स्ट्राइक कर रही थी, गोल्ड फॉइल प्लेस करने के बाद भी पार्टिकल अभी भी वहीं स्ट्राइक कर रहे हैं। 1% पार्टिकल थोड़ा बहुत स्कैटर हो रहे हैं, लेकिन उनका जो डिफ्लेक्शन वाला एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। ऐसे डिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं माइनर डिफ्लेक्शन। और बहुत कम डिफ्लेक्शन 1/20,000, ये मेजर डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। मीन्स उनका जो डिफ्लेक्शन का एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। अब ये डिफ्लेक्शन जो अराइज हुए उसके बेस पर कुछ इमेजिनेशन कंसिडर की गई। क्योंकि थिन फॉइल ऑफ गोल्ड में से मोस्ट ऑफ पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग जो एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस है वो क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। हमने गोल्ड फॉइल का ही क्यों यूज किया, क्योंकि गोल्ड फॉइल की डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पर मोस्ट ऑफ स्पेस वैकेंट है, इससे ये कंक्लूड हो रहा है। बहुत कम पार्टिकल माइनर डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। अब माइनर डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रहे हैं, जो हमने अल्फा पार्टिकल लिए थे उनके पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज के रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। जे थॉमसन ने जो किया था, पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल को बहुत बार अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ता, लेकिन माइनर डिफ्लेक्शन तो हमें 1% ही देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मीनिंग जो पॉजिटिव चार्ज एटम का है वो छोटे से रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर हम किसी गली में से जा रहे हैं और सामने कोई ऐसा आ जाए जिसको हम लाइक नहीं करते हैं, क्या हम गली छोड़ देंगे, हम थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करेंगे। थोड़ा सा रास्ता चेंज करने पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, माइनर डिफ्लेक्शन होगा। हमने ऑब्जर्व किया 1/20,000 पार्टिकल्स मेजर डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। मेजर डिफ्लेक्शन तभी आता है जब रास्ता बंद हो, एक मास के सामने दूसरा मास आ जाए। ऐसे डिफ्लेक्शन भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। इसका मीनिंग जो एटम का मास है वो भी एक छोटे से रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर पूरे रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो उस केस में आपको बहुत सारे मेजर डिफ्लेक्शन देखने को मिलते। प्रैक्टिकली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत कम मेजर डिफ्लेक्शन। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे एक मौत ड्राइविंग कार के रास्ते में आ जाए, तो क्या कार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, नहीं। लेकिन अगर कोई डियर आ जाए तो कार को अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो यहाँ पर हमने मौत के केस में स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया है और डियर के केस में ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया है। यहाँ पर हम उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को थिन फाइल ऑफ गोल्ड के ऊपर पास किया। जब ये वैकेंट स्पेस में से पास हो रहा है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के नियर बाय आ रहा है, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो उस केस में हमें माइनर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मास के रास्ते में मास आएगा तो उस केस में हमें मेजर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन दो वजह से आ सकता है, एक चार्ज की वजह से और दूसरा मास की वजह से। और डिफ्लेक्शन हमें बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ एटम स्मॉल रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है।
जो डेंस एरिया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और मास भी है, उसे हम यहां पर क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर पार्ट। तो रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर अपने मॉडल को प्रपोज किया। इसने एटम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक न्यूक्लियर पार्ट एंड अदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट के अंदर एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इन फिक्स्ड पाथ। जब रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल को प्रपोज किया तो उसने साथ में ये भी कहा कुछ न्यूट्रल पार्टिकल भी हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, वो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और वो एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उस टाइम जो उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी वो उसके मास से मैच नहीं कर रही थी। तो जो उसने एक्स्ट्रा मास देखा उसने वो न्यूट्रल पार्टिकल से बिलोंग किया। हम ये शो कर रहे हैं डायग्राम के थ्रू, जो न्यूक्लियर पार्ट है उसका जो स्पेस है वो टोटल स्पेस के कंपैरिजन में बहुत कम है। क्लियर?